मेरा नाम सीमा है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक राज छुपा हुआ है। इस राज को जानने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरा नाम सीमा है। मेरी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरी सास का व्यवहार शादी के पहले दिन से ही बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी एक हरकत थी जो मुझे बहुत खटकती थी। मेरी सास का नाम विनीता था। वो एक बहुत अच्छे और खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे ससुर का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो मिजाज के बहुत ही गर्म थे। उनके आते ही सारे घरवाले सहम जाते थे। मेरी सास भी उनसे बहुत डरती थी। उनके सामने कोई नहीं बोलता था और मेरी सास तो उनसे थोड़ा दबकर ही रहती थी। मेरे पति अपने पिता के साथ काम करते थे। मेरे पति अपने माँ बाप के बहुत लाडले और इकलौते बेटे थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे और इस घर के वारिस भी। मेरी सास के अंदर कुछ अजीब सी बातें मुझे नज़र आती थीं। वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मुझे उनसे थोड़ा डर लगता था। उनके पास एक पुराने ज़माने का संदूक था, जिसकी चाबी वो हमेशा अपने गले में डाले रखती थी। शादी के अगले दिन से ही मैं ये सब कुछ देखती आ रही थी। मेरी सास हर रोज़ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती और फिर बगैर सुखाए अपनी अलमारी में ही रख देती थी। मुझे उनकी इस हरकत पर बहुत हैरत होती थी। आखिर वो ऐसा क्यों करती हैं? मैंने एक दिन तंग आकर अपने पति से उनकी शिकायत कर दी। उनको उनकी माँ की हरकतों के बारे में बताया तो वो मुझसे झगड़ने लगे। कहने लगे, बदतमीज़ औरत, फिजूल का इल्ज़ाम लगा रही हो मेरी माँ पर। तुम्हें शर्म नहीं आती है एक बुजुर्ग औरत पर इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं उनकी बात सुनकर बहुत ही दुखी हो गई थी। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाने लग गए। माँ जी के रोज़ कपड़े धुलवाने की आदत से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन मैंने माँ जी से बातों बातों में पूछा, माँ जी, मैं बहुत थक जाती हूँ कपड़े धोने के बाद। क्या मैं किचन का काम संभाल लूँ? कपड़े आप धो लिया करो। लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया। पता नहीं माँ जी ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैं माँ जी के कमरे में खाना देने जा रही थी। मैं उनके कमरे के दरवाजे तक ही पहुँची थी कि मुझे कुछ घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की तो मुझे माँ जी वो संदूक बंद करती हुई दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जो माँ जी उस संदूक को हमेशा छुपाए रखती है और चाबी भी इतनी हिफाजत से रखती है। आज से 3 दिन पहले की बात है, जब प्यास से मेरी आंख खुल गई और मैं किचन में पानी पीने गई तो मैंने देखा कि माँ जी तो किचन में पहले से ही मौजूद थी। मैं हैरत में थी कि रात के इस वक्त माँ जी किचन में क्या कर रही है। मैं छुपकर उनको देखने लगी। माँ जी के हाथ में खाने की ट्रे भी थी। मैं हैरानी से उनको देख रही थी कि आखिर इतनी रात को वो ये खाना किसके लिए लेकर जा रही थी। मैंने किचन में जाकर माँ जी से पूछा, माँ जी, आप ये खाना किसके लिए ले जा रही हैं? वो मुझे देखकर घबरा गई और बोली, वो मुझे बहुत भूख लग रही थी। ये कहकर वो किचन से बाहर चली गई, लेकिन वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि रात का खाना माँ जी हम सबके साथ पहले ही खा चुकी थी। माँ जी वो खाना लेकर सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि ये माजरा क्या है। पता नहीं माँ जी ये सब हरकतें क्यों करती हैं। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सुबह टाइम के मुताबिक अपने सारे काम निपटा लिए और माँ जी के कपड़े धो दिए। आज मैंने बहुत हिम्मत करके माँ जी से कहा, माँ जी, आप अपने सारे गीले कपड़े अलमारी में क्यों रखती हैं? आपको कपड़ों से बदबू नहीं आती? आपके कपड़े ऐसे ही रहते हैं। तो माँ जी मेरी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मुझे खुजली होती है जिसकी वजह से मुझे सूखे कपड़े काटते हैं। इसी वजह से मैं गीले कपड़े पहनकर सोती हूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है। ये बीमारी मुझे शादी से पहले से है। उनकी बात पर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी वो कोई मामूली बातें नहीं थी। इन बातों को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। मैंने उनकी बात पर सिर्फ सिर हिला दिया और अपने काम में लग गई। माँ जी ने रोज़ की तरह आज भी अपने धुले हुए गीले कपड़े उठाए और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे उनको देखकर बहुत बेचैनी हो रही थी और मैं भी उनके पीछे जाने लगी थी। इतने में ही मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगा दी। मेरे पति मेरे पीछे ही खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी एक फ़ाइल कमरे में रह गई है, ज़रा वो मुझे ला दो। मेरे पति का नाम मनीष है। वो इस घर के इकलौते सपूत हैं। उनका व्यवहार भी अपने पिता की तरह ही गर्म था। मुझे इस घर में प्यार, दौलत, इज्जत सब कुछ मिला, लेकिन बस अभी तक मैंने यहाँ आकर औलाद का सुख नहीं देखा था।
मनीष मुझसे अपनी फाइल के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, ठीक है, मैं अभी आपको लाकर देती हूँ। आज तो मैंने माँ जी के पीछे जाने का पूरा प्लान बना लिया था, लिहाजा मेरा ये प्लान अब फ्लॉप हो चुका था और मैं मनीष की फाइल लेने के लिए कमरे में चली गई। मनीष की फाइल मुझे मिल नहीं रही थी। उसको ढूंढने में मुझे कुछ वक्त लग गया। कुछ देर बाद जब मैं कमरे से बाहर आई तो माँ जी बाहर आंगन में बैठी हुई थी। उनके पास एक पड़ोस की औरत आई हुई थी जिनकी बहू गर्भवती थी। माँ जी ने मुझे आते हुए देखा तो अपने पास बुलाया। मैंने उनके पास जाकर उनको नमस्ते किया और उनका आशीर्वाद लिया और चाय बनाने के बहाने से वहां से उठकर आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ जी की नज़रें मेरा पीछा कर रही हों। मैंने किचन में खड़े होकर उन दोनों की बातों पर कान लगाए। वो औरत मुझे किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने के बारे में बोल रही थी। मुझे उनकी बातों से अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा और मैं उदास हो गई। रात को सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। अचानक मुझे बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी और मैं डरकर उठ गई। मुझे याद आया कि छत पर तो कपड़े सूख रहे हैं, बारिश में गीले हो जाएंगे। मैं जल्दी से पैरों में चप्पल डालकर फौरन छत की तरफ भागी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। छत के बीचों बीच माँ जी खड़ी हुई थी। वो भी शायद छत पर किसी काम से आई होंगी, लेकिन ये क्या, उन्होंने वही सूट पहन रखा था जो मैंने धोकर डाला था। माँ जी मेरे पैरों की आहट सुनकर फौरन ही घबराकर पीछे मुड़ी। वो मुझे देखकर घबरा गईं और मुझसे कहने लगी कि वो मैं कपड़े उतारने के लिए आई थी। मुझे फिक्र हो रही थी कहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार न हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बातें करते वक्त उनकी ज़बान काफ़ी लड़खड़ा रही है, जैसे वो झूठ बोल रही हों। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और कपड़े उतारने लगी। वो भी मेरे साथ ही नीचे चली आईं। मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में उलझनों का जाल भरा पड़ा था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन ब दिन माँ जी की अजीब सी हरकतों ने मुझे एक अलग ही रास्ते की राह दिखा दी थी। न जाने क्या राज होगा उनकी सब अजीबोगरीब हरकतों के पीछे। रात को इतनी ठंड में बाहर जाना। मैं अपनी सोचों में इस कदर खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैं माँ जी के कपड़े धो रही थी तो मुझे उनके कपड़ों से वही चाबी मिली जो हर वक्त वो अपने गले में डाले रखती थी। मैं बहुत खुश हुई। आज तो मुझे माँ जी के राज का पता चल ही जाएगा किसी भी हाल में। मैंने अपने हाथ साफ किए और जल्दी जल्दी माँ जी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो अलमारी में मुंह दिए खड़ी हैं और कुछ कर रही थी। मुझे हैरत हुई। माँ जी को जब मेरे कदमों की आवाज़ आई तो उन्होंने झट से अलमारी को बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। मैंने देखा कि उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। माँ जी मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, क्या करने आई हो, कोई काम था क्या? मैंने भी उनसे इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं समझा और कहा कि माँ जी, आपकी चाबी मुझे कपड़े धोते हुए मिली है। माँ जी की आंखें तो उस चाबी को देखकर चमक उठीं। माँ जी ने फौरन ही मेरे हाथ से वो चाबी खींची और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह से इसी चाबी को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं मैं कहाँ रखकर इसको भूल गई थी। माँ जी की बात पर मैं भी दिखावे का मुस्कुराकर उनके कमरे से वापस चली आई। मेरा शक माँ जी पर अब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। माँ जी का सिर्फ एक चाबी के लिए इतना बेचैन हो जाना ये कोई आम बात नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुई कि अब सच तक कैसे पहुँचूँ, क्योंकि माँ जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा कि मुझे मनीष से बात करनी चाहिए। रात को जब मनीष घर पर आए तो मैंने उनसे कहा, मनीष, क्यों ना इस बार माँ जी और पिताजी को कहीं घूमने भेज दिया जाए। आखिर वो भी इंसान है। वो लोग घर से कभी शहर से बाहर कहीं नहीं जाते। उनका भी मन करता होगा बाहर घूमने का। दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा दोनों का। अगर दोनों बाहर चले जाएंगे तो माँ जी और पिताजी दोनों ही बिजी रहते हैं। थोड़ा बाहर घूमेंगे तो अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। हम लोग उनके लिए कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। मेरी बात सुनकर मनीष सोच में पड़ गए और कहने लगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि पिताजी का मिजाज कैसा है। उनको कहीं बाहर घूमने जाना पसंद नहीं है। वो सिर्फ अपने कामों में ही बिजी रहते हैं। इन चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर कर देखूंगा। मनीष ने अपने पिताजी से बात की, लेकिन उन्होंने तो इस बात पर मना ही कर दिया और मुझे अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरी कोशिश बेकार गई। कुछ दिनों बाद ही सभी घर वालों को उनके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना पड़ गया।
पिताजी और मनीष सुबह सवेरे ही जा चुके थे। मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर शादी में नहीं गई। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। मेरे पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। मैंने जल्दी से बाहर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और माँ जी के कमरे में आ गई। माँ जी का कमरा घर के सारे कमरों से बड़ा था। मैं उनके कमरे में चारों तरफ नजरें घुमा रही थी और सोचने लगी कि कैसे सच तक पहुंचा जाए। एक एक चीज को मैंने अच्छे से चेक किया। शायद माँ जी किसी चीज में चाबी रखकर गई हों। मैंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कोई चीज मेरे हाथ नहीं लगी जो माँ जी के राज तक मुझे पहुंचा सके। मैं मायूस होती हुई बाहर जाने लगी। तभी अचानक मेरी नज़र माँ जी की अलमारी पर पड़ी। मैंने सोचा क्यों न छुरी या किसी औजार से इस अलमारी को खोल लिया जाए। मैं फौरन किचन की तरफ भागी और वहां से छुरी लेकर अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो सका। इतनी मेहनत करने के बाद भी लॉक नहीं खुला। अब मैं इस राज तक कैसे पहुंचूंगी जिसने मेरी दिन रात की नींद उड़ा रखी है। ऐसा क्या करूं जो माँ जी का राज मेरे सामने आ जाए। उनका राज जानना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। मैं माँ जी के कमरे से मायूस होकर वापस आने लगी और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। सारी कड़ियाँ किसी बड़ी बात की तरफ इशारा करती नजर आ रही थी। आखिर कोई क्यों गले में चाबी डालकर घूमेगा। आखिर ऐसा भी क्या है जो बहुत कीमती है और माँ जी उसको सबकी नज़रों से बचाना चाहती है। मैं तो सोच सोच कर थक चुकी थी, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं रात को माँ जी के कमरे में छुप जाऊं और सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लूं कि वो आखिर करती क्या है, उनके गीले कपड़ों का क्या राज है। मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि अब सबके सामने सच लाकर ही रहूंगी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब माँ जी बहुत ही गुस्से के साथ मेरे कमरे में घुसी चली आई और गुस्से से मुझसे कहने लगी, तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली है? बदतमीज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आखिर क्या लेने गई थी तुम वहां से? किसकी इजाजत से मेरे कमरे में गई थी तुम? माँ जी तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी, मुझ पर बहुत बरस रही थी। मैं ध्यान से उनके गुस्से भरे चेहरे को देख रही थी। उनको कैसे पता चला कि मैं उनके कमरे में गई थी? वो भी शायद मेरी सोच पड़ चुकी थी। तभी वो चाकू उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया और कहने लगी, अपने काले करतूत तुम वहीं छोड़कर आ गई थी। आने दो, आज तुम्हारे पति को बताती हूँ तुम्हारी हरकतें, कि कैसे उसकी पत्नी ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। माँ जी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि अगर मनीष को पता चल जाता तो ना जाने वो क्या करते। मैंने माँ जी के आगे हाथ जोड़े। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। माँ जी गुस्से में मेरे कमरे से बाहर चली गईं। मैं रोते रोते ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि माँ जी मनीष को कुछ भी न बताएं। लेकिन शुक्र था कि माँ जी ने मनीष को कुछ नहीं बताया था। उस दिन के बाद से ही माँ जी की नज़रें हर वक्त मुझ पर टिकी रहती थी। मैं अब सब कुछ छोड़कर उनका ख्याल रखने लगी थी। इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में पिताजी और मेरे पति को कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी सास अकेले ही रहते थे। मेरी सास मुझे दिन भर काम में बिजी रखती थी। इन दिनों मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मुझे किसी राज का पता लगाना है। माँ जी मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी। न जाने उन्हें क्या हो गया था। मैं बहुत परेशान रहती थी कि आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं और माँ जी अब एक ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन अभी तक माँ जी ने मेरे सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे मेरा शक उन पर जाए। ये बात तब की है जब पिताजी और मनीष को गए हुए 3 दिन हो गए थे। मैंने माँ जी को किचन से खाने की चीज़ें ले जाते हुए देखा। वो सारा सामान एक थैले में भर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि माँ जी ये सारा सामान कहाँ लेकर जा रही है और किसके लिए। अभी मेरी हैरत दूर नहीं हुई थी कि माँ जी मुझे वापस आती हुई दिखाई दी। मैं जल्दी से उनके कमरे में आने से पहले ही बेड पर जाकर लेट गई। माँ जी ने कमरे में वो थैला बेड के नीचे रख दिया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या हो रहा है। माँ जी का बेड के नीचे थैला रखने का क्या मतलब है। मेरी तो सांस ही रुकने लगी थी। माँ जी की उल्टी सीधी हरकतों से अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। वो ये सब कुछ जो कर रही थी वो कोई आम बातें नहीं थी जिनको नज़रअंदाज किया जा सके। मैंने सोने की बहुत कोशिश की और इंतज़ार करने लगी आगे अब क्या होने वाला है, कि अब माँ जी आगे क्या करेंगी। माँ जी भी अब अपने बेड पर बेखबर सो चुकी थी। मुझे तो कोशिश करने पर भी नींद नहीं आ रही थी। माँ जी ने तो मुझे मजबूर ही कर दिया था अपनी हरकतों से कि मैं अब उनकी हकीकत तक पहुँचूँ।
मैंने सारी रात जागते हुए गुजारी और सोचती रही कि इस सब से निकलने का हल क्या है। अगले ही दिन माँ जी की कुछ सहेलियां घर पर आई थीं। माँ जी ने मुझे खाना बनाने को पहले ही बोल दिया था। मैंने खाना तैयार करके माँ जी को बता दिया। तब तक उनकी सहेलियां भी आ चुकी थीं। वो सब बहुत अच्छी और अमीर घरानों से लग रही थीं। माँ जी ने उनसे मुझे मिलवाया। सभी बहुत अच्छी थीं, सिवाय एक के जो बराबर ही मुझे देखे जा रही थी और बहुत चालाक औरत लग रही थी। वो शायद माँ जी के सबसे करीब थी। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ जी ने मुझे उनके कमरे से पानदान लाने को कहा कि खाना खाने के बाद हम सब लोग पान खाएंगे। जाकर मेरे कमरे से पानदान लेकर आ जाओ। मैं माँ जी के कमरे में आई और पानदान बाहर लेकर जाने लगी। अचानक ही मेरा पैर मुड़ गया और पानदान मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। अभी मैं दर्द से संभल नहीं पाई थी कि मेरी नज़र सामने पड़ी उस चीज़ पर पड़ी। वो चाबी थी जो मुझे माँ जी के राज तक पहुँचा सकती थी। मैंने जल्दी से उस चाबी को उठा लिया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया। सारा पानदान समेटकर मैं बाहर चली आई, जहाँ माँ जी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने पानदान माँ जी के हवाले कर दिया और खुद सरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में आ गई। मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि आज रात माँ जी के सोने के बाद मैं इस राज तक पहुँची जाऊंगी जिसको माँ जी हम सबसे इतने सालों से छुपा रही है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनको ये करने पर बेबस करती है। मैं अपने ख्यालों में गुम हो गई थी जब माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। माँ जी मुझे चाय बनाने के लिए आवाज़ दे रही थी। मैंने गहरी सांस भरी और किचन में आकर चाय बनाने लग गई। जैसे ही मैंने चूल्हे पर चाय पकाने रखी, अचानक से मेरा दिमाग घूमने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। माँ जी किचन से कुछ लेने आई थी। मुझे देखकर वो मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गिरने से बचा लिया। माँ जी ने मुझे जल्दी से बेड पर ले जाकर लिटाया और डॉक्टर को बुलवाया। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसको सुनकर मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। दिल में जैसे खुशियों की नई लहर जाग उठी थी। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख सुख में बदल दिया। माँ जी तो मेरी नज़र उतारने में लग गई। माँ जी ने मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। आखिर वो भी तो दादी बनने जा रही थी। मैं माँ बनने वाली थी। अगले ही दिन माँ जी मेरे पास आई, एक गीली कमीज लेकर, जो कि बहुत ही गीली हो रही थी। उसे देखते ही मुझे अजीब महसूस हो रहा था। माँ जी ने मुझे वो कमीज पहनने को कहा। माँ जी की बात पर मुझे बहुत हैरत हुई और मैंने उनसे कहा, आप मुझे ये कमीज क्यों पहना रही हो, वो भी इस कदर गंदी और गीली। मैंने तो उस कमीज को पहनने से इनकार कर दिया कि मैं इसको नहीं पहनूंगी। तो माँ जी बोली, जब मैं गर्भवती थी तब मैंने भी यही पहनी थी, क्योंकि तुम्हारे ससुर को बेटा चाहिए था और यही इस घर की रीत है। चाहे कुछ भी हो जाए, पहली औलाद लड़का ही होगा। और तुम्हारे ससुर ने पहले ही सख्ती से कहा है कि उनको पहला वारिस अपने खानदान का नाम चलाने वाला ही चाहिए, वरना अपने घर बैठने को तैयार रहना। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। माँ जी की बातें सुनकर तो मुझे धक्का सा लग गया। पिताजी आखिर इतनी कड़वी बातें कैसे कर सकते हैं? वारिस पर इस कदर घमंड। मैं रोने लगी तो माँ जी ने मुझे चुप कराया और कहा, ये कमीज पहन लो, और वहां से चली गई। मैं अजीब नज़रों से अपने पास पड़ी हुई उस फटी पुरानी कमीज को देख रही थी जो काफ़ी बुरी हालत में थी। मैंने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर मैं इस कमीज को नहीं पहनूंगी। मैं माँ जी के कमरे के बजाय आज अपने कमरे में थी। जब मुझे कुछ खटकने की आवाज़ आई, मैं डर गई। मेरी और माँ जी के अलावा कौन हो सकता है इस वक्त? मैं हिम्मत करके उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। आज फिर वैसे ही रोज़ की तरह माँ जी अपने कमरे की तरफ खाना लेकर जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाती हुई धीरे धीरे उनके पीछे चली आई। माँ जी अपने कमरे में आई और खाना टेबल पर रख दिया। मैं छुप गई थी। माँ जी कमरे में चारों तरफ इधर उधर देखने लगी और बेड के नीचे रखे संदूक को निकाला और उसे खोलने लगी। जैसे ही माँ जी ने वो संदूक खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उस संदूक में मौजूद चीज़ों को देखकर मैं हैरत में हो गई। पूरे संदूक में तरह तरह के खिलौने और कपड़े थे। माँ जी ने उसमें से एक खिलौना निकाला और संदूक को वापस ताला लगा दिया। मैं बड़ी हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। उसके बाद माँ जी चलती हुई अलमारी के पास आई और उस अलमारी को खोला। जैसे ही माँ जी ने अलमारी के दरवाजे को खोला, मेरी तो रूह ही कांप गई थी। माँ जी ने अलमारी के दरवाजे को साइड पर खिसकाया, जहाँ एक खुफिया रास्ता दिखाई दे रहा था।
ये सब देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा था। माँ जी उस रास्ते से चली गईं। मैंने भी डरते डरते उनकी तरफ कदम बढ़ाए और चुपके चुपके उनका पीछा करने लगी। मेरा शरीर तो बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। माँ जी उस रास्ते से गुजरकर एक छोटे से कमरे की तरफ चली आईं। मैं एक दीवार के पीछे खड़े होकर छुपकर उनको देखने लगी। अब जो मैं देख रही थी उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मैं एक मूरत बनकर ये सब कुछ देख रही थी, जहाँ पर माँ जी एक 15 साल की बच्ची को खाना खिला रही थी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। वो बच्ची बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मैं इससे पहले गिर पड़ती, मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। माँ जी मेरी आहट सुनकर फौरन ही पीछे मुड़ी। वो मुझे देखने लगी और मुझे देखते ही उनका रंग फीका पड़ गया था, जैसे उनके होश ही उड़ गए हों। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कहें। वो मुझे देखकर बहुत घबरा गईं, लेकिन वो ये सब ज़रूर समझ गई थी कि मैंने उनकी हकीकत का पता लगा लिया है। अब मैं सब कुछ जान चुकी थी। माँ जी ने खुद को संभाला और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे माँ जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सब वो क्या खेल रचा रही थी। मैंने छूटते ही उनसे ये सवाल किया, कौन है ये बच्ची और इस तरह आपने इसे यहाँ पर छुपाकर क्यों रखा है? माँ जी चुप खड़ी हुई थी। मैंने उनसे दोबारा सवाल किया, बोलिए माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? ये बच्ची कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? अब आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं ये आपकी सारी सच्चाई पिताजी को फ़ोन करके बता दूंगी और उनको यहाँ पर अभी इसी वक्त बुला लूंगी। मेरी बात सुनकर माँ जी रोने लगी। आखिर मेरी धमकी उन पर काम आ गई थी और माँ जी ने मुझे सारी कहानी सुनाई। कहने लगी, जब मेरी शादी हुई थी हम बहुत गरीब थे और तुम्हारे ससुर जी वो तो बहुत ही गर्म मिजाज के हैं। मनीष के पिताजी के व्यवहार को तो तुम जानती ही हो। वो हमेशा से ही अपनी मर्जी के मालिक रहे हैं। वो मुझ पर बहुत जुल्म किया करते थे। शादी के बाद से उन्होंने मुझे कभी कोई सुख नहीं दिया। शादी के दूसरे महीने उन्होंने और उनके घर वालों ने बच्चों की रट लगा ली थी। उन्हें लड़की के नाम से नफरत थी। उनका तो यही कहना था कि बस हमें लड़का ही चाहिए जो इस घर का वारिस बन सके। मनीष के पिताजी मुझे दिन रात बांझ होने के ताने दिया करते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी इन सब बातों की वजह से। मैंने डॉक्टर के भी काफ़ी इलाज किया, लेकिन कोई सफलता मुझे नहीं मिली। फिर मेरी सास मुझे एक पंडित के पास ले गई। उन्होंने मुझे उस मंदिर पर 15 दिन लगातार आने को कहा कि यहाँ आकर गरीबों को खाना दान किया करो। मैं रोज़ वहाँ जाती थी। एक दिन मैं वहाँ से वापस आ रही थी, तभी मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने चारों तरफ देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे ही मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी हुई इस बच्ची पर पड़ी, मैंने इस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। ये बच्ची एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। इसको देखकर तो मेरा दिल कांप उठा था। आखिर कौन ऐसा बदनसीब था जो इस बच्ची को इस तरह से यहाँ छोड़कर चला गया था। मैंने इस बच्ची को लिया और घर पर आ गई। शायद ईश्वर की तरफ से ये बच्ची मेरे लिए एक तोहफा थी, मेरी प्रार्थना का। मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा। ये बच्ची एक चमत्कार करती है। मेरे जिस चीज़ को भी ये छूती है उसी चीज़ में इजाफा हो जाता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है। जब जब ये बच्ची मेरे गीले कपड़ों को छूती है तो मेरे घर की दौलत बढ़ जाती है। इस लड़की का दिमागी संतुलन खराब है। मैं इसे छुपा कर रखती थी। अगर मैं कभी मनीष के पिताजी के सामने बेटी का जिक्र भी किया कर देती थी तो गुस्से से कहते थे कि बेटियां तो सिर्फ नाक ही कटवाने के लिए होती हैं। मुझे नहीं चाहिए बेटी। अगर तुम्हें लड़की हुई तो मैं खुद उसे अपने हाथों से मार दूंगा। मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए जो मेरी तरह हो, एक मर्द जो मजबूत और ताकतवर भी हो। मुझे उनकी सोच पर बेहद अफसोस होता था, लेकिन मैं बेबस कर ही क्या सकती थी। लेकिन जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती चली गई, मेरे दिन बदलने लगे। कारोबार में इजाफा होने लगा। मैंने कहीं से सुना था कि जो बच्चे ऐसे होते हैं उनकी हर प्रार्थना को सुना जाता है। मैंने इस बच्ची से अपनी औलाद के लिए प्रार्थना करवाई, पर दिल में बहुत अजीब सा डर था कि कहीं ये बच्ची किसी के सामने न आ जाए। बस इसीलिए इसको सबसे छुपा कर रखती थी। जो कमीज़ मैंने तुमको दी थी वो इसी ने मुझे मनीष की पैदाइश के वक्त भी दी थी। तभी मेरा मनीष हुआ था। ये बच्ची तुम्हारे पति से बड़ी है। इसकी सेहत और दिमाग की वजह से ये इतनी छोटी लगती है। जब मनीष हुआ था तब ये बच्ची 6 साल की थी। तभी से ही इसके हाथ में ये चमत्कार है।
तुम्हारा पति मेरी शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ था, इसीलिए सब मुझे बांझ समझते थे, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मैंने इस बच्ची को अपनी औलाद की तरह पाला है और सबसे छुपाकर इसकी परवरिश की। ये बच्ची बोल नहीं सकती, लेकिन सिर्फ सुन सकती है और इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला ही है। मैंने ये सब बातें तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि तुम किसी को बता न दो। अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हारे ससुर बहुत नाराज होंगे। यही वजह थी और मैं नहीं चाहती थी जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें वो कमीज दे रही थी। माँ जी की बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ पिताजी की सोच पर। क्या हम लड़कियां इतनी बुरी होती हैं जो लोग हमारे पैदा होने से डरते हैं? लड़का पैदा करना औरत की जिंदगी का मकसद बना दिया जाता है। उस औरत को जिंदगी भर ताने दिए जाते हैं अगर वो लड़का पैदा ना करे तो। मैं माँ जी से माफ़ी मांगने लगी कि मैं उनको कितना गलत समझ रही थी। अभी हम बात कर ही रहे थे कि अचानक से मेरा फ़ोन बजा। खबर सुनने को मिली कि मेरे पति मनीष का एक्सीडेंट हो गया है और इस हादसे में उनकी दोनों टांगें खराब हो चुकी हैं। ये सब सुनकर तो मेरे कानों में एक बिजली सी कड़क उठी थी। माँ जी भी ये सब सुनकर बेहोश हो गईं। मेरी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी। मेरे ससुर बहुत बुरी तरह से बिखर गए थे। उनका सारा गुरूर और बेटे का घमंड, आज सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। उनके घमंड की सज़ा उनको मिल चुकी थी। मैं अपने नसीब पर सब्र कर गई, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है बेहतर ही करता है। मैं तो हर हाल में खुश थी, लेकिन मेरे पति की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। इन सब हादसों ने माँ जी को तो चारपाई से ही लगा दिया था। वो बहुत बुरी तरह से बीमार रहने लगी थी और उस बच्ची को भी मैंने कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने साथ रखने लगी। उस लड़की से मुझे एक अलग सी मोहब्बत हो गई थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। अपने घर को बिखरा हुआ देखकर मैं सोचती थी कि जब लोग मरते हैं तो गुरूर किधर जाता है। बेटियों से नफरत का प्रचार करने वाले सारी जिंदगी बेटों का रोग पाल लेते हैं। बेटियों के लिए ऐसे लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिए जो बाद में आपके लिए ही जिंदगी भर की सजा बन जाए। जो लोग बेटियों को बुरा समझते हैं वो लोग ये नहीं देखते कि बेटी ही है जो आपको इस दुनिया में लेकर आई और माँ बनकर उसने आपको पाला, बेटी बनकर आपका सहारा बनी और बहू बनकर आपका परिवार बढ़ाया। हमारे देश की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। जो लोग बेटों पर घमंड करते हैं और बेटियों को जान से मारने के बारे में सोचते हैं, उनका घमंड खाक में मिल जाता है, क्योंकि घमंड एक ऐसा नाग है जो सबसे पहले करने वाले को ही डसता है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं समझें। बेटियां तो बहुत ही अनमोल होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।